हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ग्रुप डी और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। और चैप्टर का नाम आप देख ही सकते हैं, क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर हिंदी में अनुपात या समानुपात बोल दीजिए। तो अनुपात या रेशियो होता क्या है? तो कोई भी नंबर जब फ्रैक्शन में है, सपोज कर लेते हैं कि 5/9 है, 16/12 है, ये दोनों नंबर क्या है? रेशियो में है। कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में है उसको बोल सकते हैं रेशियो में, ठीक है। अगर और इसको लिख कह सकते हैं, तो इसको लिखेंगे, अगर रेशियो में लिखना हो तो 5:9, और 5:9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 16/12 को हम लोग 16:2 रेशियो को 2 पढ़ते हैं, और ये 12, तो ये किस चीज का साइन है? तो ये है रेशियो का साइन। क्लियर है? अब यहां देख लीजिए कि यहां पर क्या लिखे हैं, 5/9, और यहां क्या है, 16/12। दोनों का दोनों रेशियो में है, लेकिन किसी रेशियो का अगर कॉमन फैक्टर जो है, मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या दोनों टर्म्स का अगर कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के और कुछ नहीं है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या बोले, फिर से बता रहे हैं, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, तो दोनों नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे यहां पर 5/9, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है, दूसरा कोई नंबर नहीं है। लेकिन वही अगर हम लोग यहां लिख देते 10/18, तो ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो इसको काट देंगे हम, कितना आ जाएगा? 5/9। क्लियर है? यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऐसा नंबर चेक करेंगे, ऐसा रेशियो चेक करेंगे जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और कुछ भी नहीं हो, ठीक है। अब यहां पर सपोज कर लेते हैं दो नंबर फ्रैक्शन में A:B, तो जो ये पहला टर्म है, जो रेशियो से पहले का जो टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, ठीक है। और ये दूसरा पद है। और अगर इसका इंग्लिश में बात कर लेते हैं, ए को हम लोग पहला पद को बोलेंगे एंटीसेडेंट, और सेकेंड टर्म जो है उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है? अब यहां पर एक बार आते हैं, 5/9 है और 10/18 है। ये नंबर हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5/9, यानी 5/9 इक्वल्स टू 10/18 हम बोल सकते हैं। और इस इक्वल्स टू को हम इस साइन से रिमूव कर सकते हैं, इक्वल्स टू को इस साइन से हम रिमूव कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 डॉट्स ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस साइन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्लियर है? इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन बोलते हैं। और जब भी ऐसा कोई टर्म लिखा रहता है, तो ये जो पहला होता है इसको बोलेंगे पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा, और इसको चौथा पद। क्लियर है? अगर कोई नंबर ए रेशियो बी में दिया हुआ है, यानी इसको पहला पद और इसको दूसरा पद बोल सकते हैं, इक्वल्स टू सी रेशियो डी में, यहां पर इक्वल्स टू का जगह हम ये भी साइन दे सकते हैं, ठीक है। यानी A:B, ये प्रोपोर्शन या समानुपात का चिन्ह है, और C रेशियो D दिया हुआ है। इसको पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा, और इसको चौथा पद। अब यहां पर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इधर में अंत का नंबर है, और ये जो D है इधर में अंत का नंबर है। यानी दोनों को हम लोग बोलते हैं बाह्य पद, यानी एक्सट्रीम्स। दोनों बाहर में है, ये इधर है बाहर, ये इधर है बाहर, दोनों को एक्सट्रीम्स बोल सकते हैं। और B और C जो है ये दोनों बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य पद या फिर मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो क्या होता है कि A:B को हम ऐसे लिख सकते हैं, और C:D को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है। अब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम एक लाइन में लिखने जाए इसको, अगर इसको एक लाइन में लिखने जाते हैं तो ये डी ऊपर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू, अगर हम इस बी को ऊपर लेके जाते हैं तो बी सी, ऐसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं इसको। यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि ए इंटू डी का जो वैल्यू है वो बी इंटू सी के बराबर है। इसका मतलब दोनों बाह्य पद का जो प्रोडक्ट है या गुणनफल है वो दोनों मध्य पद का गुणनफल के बराबर है। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो क्वेश्चन सिंपली 3 टर्म्स, 2 टर्म्स या 4 टर्म्स का रेशियो आ सकता है निकालने। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर तृतीय अनुपाती पूछे यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपाती पूछे यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, या फिर मध्य अनुपाती पूछे, ठीक है, अगर ऐसा पूछता है तो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं तृतीय अनुपाती में। तो अगर तृतीय अनुपाती पूछता है यानी तीसरा अनुपात हमसे पूछ रहा है, यानी 2 नंबर दिया रहेगा रेशियोज में। सपोज कर लेते हैं कि 2 नंबर रेशियोज में दिया है ए रेशियो बी, ये 2 नंबर दिया है रेशियो में, और हमको बोला है तृतीय अनुपाती निकालने। अगर हम तृतीय अनुपाती निकालने चाहते हैं, इसका मतलब इसको हम सपोज कर सकते हैं कि ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू तृतीय अनुपाती इसको बोलेंगे। यानी जो सेकेंड टर्म था या दूसरा पद जो था वो हम 2 बार लिख देंगे। यानी ए अगर 2 नंबर दिया है रेशियो में यानी ए इज टू बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो एक्स होगा इसी को हम लोग बोलते हैं तृतीय अनुपाती या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर है? प्रोपोर्शनल। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालने चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये a बाई बी दिया हुआ है और ये b बाई एक्स दिया हुआ है, और x का वैल्यू हमको निकालना है। और हमको मालूम है कि जिस चीज का वैल्यू हमको अगर निकालना है तो वो ऊपर रहना चाहिए, उसका साइन प्लस में होना चाहिए। यहां x हमको दिखाई दे रहा है, ये तो नीचे है, तो इसको हमको ऊपर ले जाना होगा। तो इसको ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, तो इसको हमको इधर ले जाना होगा। अगर इसको इधर ले जाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये ऊपर चला गया। x और a ऊपर है तो a को हटा देंगे। जैसे हम किसी चीज का वैल्यू निकालते हैं तो उसको अकेला भी करना पड़ता है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x यहां चला जाएगा और वो अकेला ही रहेगा, यानी a यहां आ जाएगा और ये जो b है वो ऊपर चला जाएगा। तो b इंटू बी यानी b स्क्वायर हो गया, और a नीचे आया था यानी नीचे a हो गया। यानी अगर 2 नंबर a इज टू बी में दिया हुआ है तो अगर हमको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है यानी तृतीय अनुपाती पूछता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर है? अब आते हैं अगर हमसे पूछता है चतुर्थ अनुपाती यानी चौथा अनुपात अगर हमसे पूछता है तो नंबर क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, तो क्वेश्चन दिया रहेगा a रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो। यहां पर ये जो नंबर है यही मेरा चतुर्थ अनुपाती है, तो इसको हम लोग x पकड़ लेते हैं। इसका मतलब हम x का यहां वैल्यू निकालने वाले हैं। अगर x का वैल्यू निकालने वाले हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई एक्स। अब फिर से x का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो x ऊपर चला जाएगा और ये जो b है ये उठ के ऊपर जाएगा और a जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा b इंटू सी बाई ए। क्लियर है? तो अगर हमको तृतीय अनुपाती निकालना है तो हम ऐसे लिख के भी निकाल सकते हैं या फिर ये वाला हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये एक चीज है। और चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नंबर अगर दिया है ए बी सी यानी 3 नंबर दिया हुआ और चतुर्थ अनुपाती हमसे पूछ रहा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं और x का वैल्यू हम निकाल देंगे तो वही मेरा चतुर्थ अनुपाती होगा। तो ये अगर याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर ये भी याद कर ले तो भी बढ़िया है, नहीं तो हम ऐसे लिख के निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब एक बार आ जाते हैं हम लोग मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, यानी 2 नंबर्स दिया है और मध्य अनुपाती पूछ रहा है। फिर से बोलते हैं 2 नंबर्स दिया और मध्य अनुपाती पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को बाह्य पद बना देंगे। यानी a को बाह्य पद बना दिए और b को भी बाह्य पद बना देंगे, और जो ये जो बीच वाला नंबर है इसी को बोलेंगे हम लोग मध्य अनुपाती। तो यहां पर हम लोग x पकड़ लेते हैं, यानी हमको x का वैल्यू निकालना है
और अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई बी। और ये हमको मालूम है कि अगर किसी चीज का वैल्यू निकालना है तो उसको ऊपर रखना होगा, उसको प्लस में रखना होगा। तो यहां दिखाई दे रहा है कि इस x को हम नीचे भी ला सकते हैं और इस x को ऊपर भी ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे किसको, अगर इसको नीचे लेके आते हैं तो x का वैल्यू हमको निकालना है और ये तो ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इस x को उठा के ऊपर लेके जाएंगे और ये b को उठा के यहां लेके आ जाएंगे। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर। यानी अगर हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी दिया है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ए बी। यानी यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अगर दो नंबर्स a और b दिया है और उसका मध्य अनुपाती निकालना है तो जो मध्य अनुपाती होगा वो रूट ओवर हो जाएगा दोनों नंबर का। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि यदि a इज टू बी, यानी a इज टू बी का जो वैल्यू है वो 3:4 दिया हुआ है और b इज टू सी का जो वैल्यू है, b इज टू सी का जो वैल्यू है वो 8:9 अगर दिया है तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, a इज टू सी का वैल्यू पूछ रहा है। और अगर a इज टू सी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यहां देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a बाई बी का वैल्यू जो है वो 3/4 है और b बाई सी का वैल्यू जो है वो 8/9 है। और हमको क्या निकालना है, a इज टू सी। अगर a इज टू सी का वैल्यू निकालना है और यहां हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम ये दोनों को इनटू कर देते हैं तो b और b कैंसल आउट हो जाएगा और a बाई सी बच जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा हम कर सकते हैं, a बाई बी को b इंटू बी बाई सी के साथ इंटू कर देंगे। अगर दोनों को इंटू किए तो इसका राइट हैंड साइड को भी इंटू करना होगा। चलिए राइट हैंड साइड को इंटू कर दे रहे हैं, यहां इंटू कर दिए तो ये 3 जा 9 हुआ और 4 2 जा 8 हुआ, यानी वैल्यू कितना आया 2/3। यानी a इज टू सी का जो वैल्यू है वो 2:3 है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं बताने वाले हैं, हम दूसरा तरीका से बताएंगे। क्या है, a इज टू बी 3:4 दिया है और b इज टू सी 8:9 दिया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, a और b। ठीक है, a के नीचे a का वैल्यू लिख लेते हैं और b के नीचे b का वैल्यू लिख लेते हैं। फिर ये क्या क्वेश्चन दिया, b इज टू सी दिया है तो यहां एक और टर्म लिख लेते हैं c, और b का टर्म जो है b के नीचे लिखते हैं और c का जो टर्म है वो c के नीचे लिखते हैं। अब यहां क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, 9 4 जा 36। फिर क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, 8 4 जा 32 और फिर इसको और इसको इंटू कर देंगे तो 8 3 जा 24। यानी ये जो तीनों वैल्यू निकला है वो किसका वैल्यू है, a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, a इज टू सी का वैल्यू। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू यहां लिख देंगे 24 और c का वैल्यू जो है वो यहां लिख देंगे। अगर ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो वही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन यहां पर इसको हम लोग काट देंगे, 2 12 जा और 2 18 जा, फिर ये 2 6 जा 2 9 जा और फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन जो कि आरआरसी कोलकाता 2014 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, यदि a इज टू बी का वैल्यू जो है वो 2/3 दिया है, a इज टू बी का जो वैल्यू है वो 2:3 दिया है और b इज टू सी का वैल्यू कितना दिया है, b इज टू सी का वैल्यू क्या दिया है, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a इज टू बी इज टू सी, यानी a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या बताया हम अभी, a ऊपर लिख देंगे, b यहां लिख देंगे, a के नीचे a वाला वैल्यू, b के नीचे b वाला वैल्यू।
फिर से यहाँ एक टर्म सी भी है तो यहाँ सी लिख दें, फिर बी के नीचे बी वाला वैल्यू लिखेंगे और सी के नीचे जो है वो सी वाला वैल्यू लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्या बताए थे, इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे और इसको इंटू करेंगे। तो अगर इसको इंटू करते हैं तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 2 4 जा 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है, a:b:c का वैल्यू, और हमको दिखाई दे रहा है कि ये तो a:b:c का ही वैल्यू है। अगर किसी नंबर से ये तीनों नंबर अगर कट रहा है, कोई दो नंबर नहीं, अगर ये तीनों नंबर एक साथ कोई भी नंबर से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 8, 12 और 15 को ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि तीनों को एक साथ काट दे, इसलिए यही हमारा आंसर हुआ है। यानी आंसर कौन सा नंबर हुआ, नंबर 2 का 8:12 और 15 किसमें दिया है, तो नंबर ए जो आंसर है 2 का वही हमारा आंसर है। अब नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 3 पे। तो नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, a:b दिया हुआ है, a:b दिया हुआ है 2:3 और b:c दिया हुआ है, b:c दिया हुआ है 5:7, ये दिया हुआ है। और फिर से क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये a:b:c ही पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है और ये आया कब था, तो RRB TC या CC 2003 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बना नहीं रहे हैं, इसको तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है a:b का वैल्यू दिया हुआ है, a:b का वैल्यू दिया है 2/3, 2:3 दिया है, और b:c का वैल्यू कितना दिया है, b:c का वैल्यू जो है वो 4:5 दिया है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि c:a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और ये कब आया हुआ है क्वेश्चन, ये 2007 में RRB का आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में c:a पूछ रहा है, a:c नहीं पूछ रहा, तो उससे कुछ है नहीं बाहर, हम a:c निकाल लेंगे और जस्ट उसको उल्टा कर देंगे तो c:a हो गया। तो यहां से a:c सेम प्रोसेस से हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, a ऊपर लिख दिए, b यहां लिख दिए, a के नीचे a वाला वैल्यू, b के नीचे b वाला वैल्यू, फिर यहां दिखाई दे रहा है एक और टर्म है c, तो c को भी लिख दिए, b के नीचे फिर से b वाला वैल्यू और c के नीचे c वाला वैल्यू। अब इसको इंटू करेंगे, यानी 5 3 जा 15 हुआ, 3 4 जा 12 हुआ और 4 2 जा 8 हुआ। फिर से हम यहां चेक कर लेंगे, किसी से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो रहने देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, c:a, यहां पर हमको c का वैल्यू क्या मिला 15, तो c:a क्या हो जाएगा 15, c का वैल्यू है और a का वैल्यू क्या है 8 है। यहां से हम देख पा रहे हैं कि नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो नंबर ए हो जाएगा आंसर। यानी इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रुप डी और सारा एग्जाम में जो भी रेलवे ले रहा है, इससे हार्ड क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। ठीक है, अब नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। नंबर 5 के क्वेश्चन है कि a:b का वैल्यू दिया हुआ है, b:c का वैल्यू दिया है, c:d का वैल्यू दिया है, a और d के बीच अनुपात क्या है। यानी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, a:d का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन आया कब है, तो ये 2005 में आया हुआ रेलवे का। तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि a:b दिया हुआ है, यानी a का जगह हम लोग a लिख लेते हैं और b का जगह b। a का जो वैल्यू है वो a के नीचे लिख देते हैं, b का जो वैल्यू है वो b के नीचे लिख देते हैं। उसके बाद और एक टर्म हम देख रहे हैं c भी है, तो यहां पर एक और टर्म लिख देते हैं c। तो b के नीचे फिर से हम लोग b का टर्म लिख लेते हैं और c के नीचे c का टर्म हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और टर्म आया हुआ है d, लेकिन हम उसको अभी नहीं कर सकते। उसको कैसे करेंगे, तो पहले a:b:c का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद c:d का हम लोग वैल्यू उसके साथ लगाएंगे।
तो A:B:C का वैल्यू कैसे निकलता है, इसको इसको इंटू करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको और इसको करते हैं। तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 2 4 जा 8। यानी ये A:B:C का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको निकालना A:D का वैल्यू। तो फिर से हम लोग A, B और C लिख लेते हैं। A के नीचे A वाला वैल्यू, B के नीचे B वाला वैल्यू और C के नीचे C वाला वैल्यू। अब यहां पर C:D भी दिया हुआ है, तो एक और नंबर यहां D लिख लेते हैं और C के नीचे C वाला नंबर ले लेते हैं। यानी यहां पर क्या दिया हुआ है 6 और D के नीचे क्या दिया हुआ है तो 7। अब क्या करेंगे, इसको और इसको इंटू कर देंगे, फिर इसको और इसको इंटू करेंगे, फिर इसको और इसको और फिर इसको और इसको। तो 15 7 जा 105 होता है, 15 6 जा 90 होता है, 12 6 जा 72 होता है और 8 6 जा 48 होता है। तो ये हो गया हम लोग का A:B:C:D। ठीक है, तो यहां पर A, B, C और D का रेशियो क्या मिल गया 48, 72, 90 और 105। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या चाहिए, A और D के बीच में अनुपात। तो A का वैल्यू क्या है 48 है और D का वैल्यू क्या है 105 है। अब अगर ये कटता है किसी नंबर से तो काटेंगे, नहीं तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से ये 3 से कटेगा, 3 16 जा 48 और ये भी कटेगा। अब यहां से हम देख पाएंगे कि ये नंबर अब नहीं कटने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16:35। ठीक है, तो यहां पर 5 नंबर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको दूसरे तरीका से भी बनाया सकता है और वो अभी हम दिखाने वाले हैं। तो 5 नंबर तो हम ऐसे देख चुके हैं। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं एक बार कि अगर A:B, सेम क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, A:B 2:3 है, B:C 4:5 है और C:D 6:7 है और रेशियो किसका निकालना है। तो देखिए यहां ध्यान से, फर्स्ट वाला का और लास्ट वाला का। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला का, क्लियर है। तो कभी भी अगर ऐसा निकालना रहे तो यहां ध्यान से देखिए एक बार, A/B दिया हुआ है 2/3, B/C दिया हुआ है, कितना दिया है B/C तो 4/5 दिया है और C/D कितना दिया हुआ है तो 6/7। अब यहां ध्यान से देखना है कि अगर ये नंबर को और अगर इस नंबर को भी इंटू कर देते हैं तो ये B से B कैंसल आउट हो जाएगा, ये C से नीचे वाला C कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या तो ऊपर में A बच जाएगा और नीचे में D बच जाएगा, यानी A:D का रेशियो निकल गया। तो यहां देख लेते हैं A/B इंटू B/C इंटू C/D, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। यहां से 3 2 या 6 कैंसल आउट होगा, इसके बाद तो कुछ नहीं कट रहा, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 2 16/75/35, 7 5 जा 35। तो आंसर हमारा क्या हो गया 16:35। तो सेम आंसर निकला। यानी कभी भी बहुत बड़ा रहे और हमको अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो चाहिए तो हम इस तरीका से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। यदि 0.75:x प्रोपोर्शनल है 5:8 का, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है और ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि बिलासपुर 2014 में आया था रेलवे का। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली इसको 0.75/x और इसको अगर इक्वल टू दे देते हैं 0.75, इसको इक्वल टू दे दीजिए साइन को और ये हो गया 5/8। अब हमको x का अगर वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना तो क्या कर सकते हैं कि जिसका वैल्यू निकालना है वो तो ऊपर जाएगा पहला बात, और उसके आगे प्लस का साइन होगा। तो यहां ये दिखाई दे रहा है कि x जो है हमारा वो नीचे में है, तो इसको ऊपर करने के लिए इसको इस साइड लाना होगा।
तो अगर इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 0.75, ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा और इक्वल्स टू x इधर चला गया। अब ये पॉइंट हटेगा और यहां इंटू 100, ये 25 टाइम्स में 3 बार में कटेगा और ये 4 टाइम्स में कटेगा और ये 4 2 जा 8, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 2/5। लेकिन क्वेश्चन है यहां पर एक ये पॉइंट में दिया और आंसर हम चेक करते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ वो सारा का सारा पॉइंट में, तो इसको भी हम पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यानी 6/5। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू होगा 1.2, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन, x/4 प्रोपोर्शनल 81:x, और ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है। तो इसको भी सेम तरीका से हम लोग कर सकते हैं, x/4 और इसका जगह पे इक्वल्स टू दे देंगे और ये हो जाएगा 81/x। फिर क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है, तो या तो इस x को ऊपर नीचे ले जाके जा सकते हैं या फिर इसको ऊपर, लेकिन जिसका वैल्यू निकालना है अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो ही उसका वैल्यू निकलेगा, यानी फिर इसको हम लोग यहां लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया x इंटू एक्स यानी x², और ये क्या हो गया 81/4। अब एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर 81/4 भी कर सकते हैं, या फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा √81/4, और इसका रूट निकालना इजी है। जैसे 81 का क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 2, यानी आंसर क्या हुआ 18। और आंसर हम चेक कर लेते हैं अगर, तो नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, और इसको इंटू भी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद हमको एलसीएम निकाल के उसका रूट निकालना पड़ता है, या फिर अगर याद हो तो और बेहतर। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस अगर करेंगे, मतलब बिना इंटू किए अगर करते हैं, तो सिंपली आंसर निकल जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं 11 नंबर में। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारा मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वो सब प्रीवियस ईयर्स में आए ही नहीं है, तो प्रीवियस ईयर्स में जो आए वही मैं करवा रहा हूं। तो यहां 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार बोर्ड पे। 0.1 प्रोपोर्शनल है किसका 1:समथिंग, या क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, या फिर यहां पर x लिख देते हैं। ठीक है, यानी फिर से यही x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 0.1/10 इक्वल्स टू 1/x। फिर से x को ऊपर लेके जाएंगे, x को ऊपर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1, ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 0.1 नीचे आएगा। 0.1 ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हुआ हमारा 100 हो जाएगा। तो आंसर यहां चेक कर लेते हैं, जो आंसर है हमारा वो बी नंबर है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है सेम वही तरीका से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 100:1000 बाई समथिंग इज टू 1, यानी हम समथिंग का वैल्यू अगर निकालना है तो वहां हम x मान लेते हैं और सिंपली उसका वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं 12 नंबर को 100/1000 इक्वल्स टू x/1, और यहां से हम लोग का आंसर x का निकल जाएगा। आंसर क्या होगा, x तो ऊपर है तो उसको कहीं हटाना नहीं है, ये 1 बस हटा देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा आंसर 100/1000 इक्वल्स टू x। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1/10 आंसर हुआ। लेकिन क्योंकि यहां पर आंसर 1/10 नहीं दिया, यहां डेसिमल में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1 बार मूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 0.1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1, यानी 12 नंबर का आंसर जो है वो सी नंबर है। अब 13 नंबर देख लेते हैं, तो सेम क्वेश्चन है जो कि RRC सिकंदराबाद 2013 में आया था, तो ये हम सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर।
तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन एएसएम गुड्स गार्ड 2005 में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यदि ए इज टू बी का वैल्यू जो है वो 3:4 है, अगर ए इज टू बी का जो वैल्यू है वो 3:4 है, तो 6a प्लस बी, तो 6a प्लस बी इज टू 4a प्लस 5b का वैल्यू क्या होगा, 4a प्लस 5b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका हमको रेशियो निकालना है। अब यार ध्यान से देखिए, हम लोग a का वैल्यू 3 सपोज कर सकते हैं और b का वैल्यू 4 सपोज कर सकते हैं इन अ सिंपल वे बनाने के लिए, लेकिन असली में a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी नंबर ये दोनों के संग इंटू कर दें, k इंटू कर सकते हैं, x इंटू कर सकते हैं, y वाला कोई भी नंबर अगर इंटू कर दें तो उसका वैल्यू हो जाएगा। यानी अगर a इज टू बी का वैल्यू 3:4 दिया है तो a इक्वल्स टू, अगर हम इसके संग k इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3k और b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4k। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, a का जगह पर a वाला वैल्यू पुट करेंगे और b का जगह b वाला वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 6 इंटू a यानी 6 इंटू 3k, क्या हो गया वैल्यू 18k। ठीक है, प्लस b का वैल्यू क्या है 4k, यानी यहां पर प्लस 4k डिवाइडेड बाई, मतलब बाई क्या है 4 इंटू a है, यानी a का वैल्यू क्या है 3k, तो 4 3 जा 12k हो गया, और प्लस 5 इंटू 4k यानी 20k हो गया। तो ये कितना हो गया 18 4 22k, और ये हो गया 12 प्लस 20 क्या हो गया 32k। यहां k और k कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स में कैंसल आउट होगा और ये 16 टाइम्स में, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 11/16, यानी 11:16। यहां पर डायरेक्टली हम a और b का वैल्यू भी रख सकते थे, सेम ही आंसर आता, लेकिन हमको उसमें ध्यान देना होगा कि जो दोनों का जो रेशियो, उसमें जो कांस्टेंट टर्म यानी k जो आ रहा है वो कटना चाहिए। जैसे कि यहां पर k और k कट रहा है, उस टाइम अगर नहीं कटे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए इजी तरीका क्या है कि a का वैल्यू समथिंग इंटू कर दीजिए संग, तो a का वैल्यू मिल जाएगा। b वाला का संग कुछ समथिंग वही वाला नंबर इंटू करना होगा। अगर यहाँ k इंटू करते हैं तो यहां भी k, अगर यहाँ x तो यहां भी x। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर k इंटू कर दिए यहां पर x इंटू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, सेम नंबर इंटू करना होगा तो ही इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई एनटीपीसी और ग्रुप डी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए। बेसिक के लिए तो बहुत इजी, बहुत मतलब जरूरी ये चीज है, तो ये सबसे फायदेमंद होगा। और मैं नीरज उपाध्याय, साइनिंग आउट फॉर द डे।